अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे मुतनाज़ तरीन अगर ना भी मैं कहूं तो ये कह सकती हूं कि उन फहरिस्त में टॉप 3 में शामिल एक असम्बली जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, तहलील हो चुकी है। और इस असम्बली की तहलील के बाद निगरान हुकूमत के ऊपर मुशावरत का अमल जो है वो जारी है। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि इस असम्बली ने अवाम के लिए क्या किया और अपने लिए क्या किया। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है जो अभी तक भी, उनकी जो 16 माह की कारकर्दगी थी वो कैसी रही, और क्या वो ये सोच सकते हैं इत्तेहादी जमातें सब बैठ कर कि हमने हुकूमत लेकर एक अच्छा फ़ैसला किया, या फिर आज वो इस बात को कोस रहे हों कि काश हमने हुकूमत ना ही ली होती। ये भी बात करेंगे कि निगरान हुकूमत की दौड़ में अब कौन आगे है और कौन पीछे, कुर्रा फाल किसके नाम निकलेगा। और इस सब के साथ आज एक अहम फैसला जो सामने आया है उसके ऊपर भी बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू है, और वो है जनाब जो रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट पर फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, महफूज किया गया था, उसको आज के दिन सुनाया गया जबकि असम्बली भी तहलील हो चुकी है। इस फैसले में इस मुतनाज़ कानून साजी को बिल्कुल कलअदम करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इसमें कौन सी तरामीम थी जिसको ख़ास तौर पर सब लोग मुतनाज़े कह रहे थे, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आगे हमें आइंदा आने वाले दिनों में असरात भी नज़र आएंगे। क्या नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होने का चांस ख़त्म हो गया या बिल्कुल इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर ये भी कि आने वाले दिनों में क्या इसका फ़ायदा आने वाले चीफ़ जस्टिस को होगा या जाने वाले चीफ़ जस्टिस को, इसके हवाले से भी बात होगी। और भी बड़ी हैपनिंग्स हैं जी, उनको भी आज शामिल रखेंगे प्रोग्राम में। लेकिन पहले इमरान साहब की तरफ जाऊंगी, इससे पेश हैं बात ये करूं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन है। मैं ज़रा ब्रीफ से कमेंट्स दोनों से ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि इस असम्बली ने क्या किया, इस हुकूमत ने क्या किया पाकिस्तान के अवाम के लिए। इमरान साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस, इत्तेहादी हुकूमत को साथ लेकर चले, मुश्किल फ़ैसले किए, IMF की डील ली, सब कुछ हुआ, लेकिन आपको लगता है कि ये 16 माह की कारकर्दगी ऐसी है जिसकी बुनियाद पर वो ये समझें कि वो अगला इलेक्शन जीत सकते हैं, अवाम में जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबिना, सीधी सी बात है कि इन 16 माह की जो कारकर्दगी है वो किसी तौर भी ऐसी नहीं है कि जिस पे आप ये कह सकें कि वो अवाम के पास जाएंगे अगले इलेक्शन में और अवाम धराधर उनके पीछे चल पड़ेगी। सीधी सी बात है, अवाम इस वक्त महंगाई से बहुत परेशान है। अगरचे ये सारी महंगाई और सारी ये वजूहात सिर्फ इन 16 माह की वजह से नहीं हैं, बहुत सारे दूसरे अवामिल भी हैं। पिछली हुकूमत का भी इसमें काफ़ी किरदार है, फिर IMF को जिस तरह से पहले नाराज़ किया गया और फिर जिस तरह से इस हुकूमत ने भी डिले किया, तो ये सारे मामलात हैं। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि जैसे ही कुछ अर्सा पहले थोड़े से मामलात इनके कुछ सेटल होना शुरू हुए थे, तो उसी वक्त फिर इन्होंने जो बिजली और पेट्रोल बम गिराया है तो उसने जो रही सही कसर थी वो भी पूरी कर दी है। अवाम जो हैं, अगर उनकी रोटी पूरी नहीं होगी, अगर उनको बिजली के बिल आएंगे तो सट पकड़ के बैठ जाएंगे। पेट्रोल मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते वक्त भी अगर उनके मुंह से गालियां निकलेंगी तो फिर वो कैसे जो है इस हुकूमत को ये कह सकते हैं कि ये बड़ी अच्छी हुकूमत थी और हम इन्हें दोबारा मौका देना चाहते हैं। ये बड़ा मुश्किल है। बहरहाल अब वो किस तरह से अगर उनकी बात करें तो PDM, तो आपके ख्याल से वो जब कैजुअली निजी महफिल में बैठते हैं, गुफ्तगू तबसरे पॉलिटिकल सिचुएशंस पे बात होती है, तो आपके ख्याल से वो क्या सोचते हैं कि ये हमने अच्छा काम किया हुकूमत लेके, या ये सोचते होंगे कि काश जैसे ही के खिलाफ अदम इत्तेमाद जो है वो कामयाब हुई थी तो इलेक्शन में ही चले जाते, वो ज़्यादा बेहतर होता? नहीं, वो तो समझते हैं कि उन्होंने रियासत बचाने के लिए वो तो टीवी पे बयानियां जो है वो तो है ना, मैं तो पब्लिक नहीं, वो आपस में जो निजी महफिलें भी हैं उनमें भी वो ये बात करते हैं। अच्छा, वो रियासत बचाने आए? हाँ, वो ये कहते हैं, निजी महफिल में ये निजी महफिलों में भी ये बात करते हैं। देखिए, ये बात अलग है कि वो आप उससे इत्तफाक करें या आप उससे इख्तलाफ करें, लेकिन वो तो यही समझते हैं कि उन्होंने रियासत बचाने के लिए ये सारा कुछ किया। मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में कह नहीं रही कि मैं इख्तलाफ करती हूँ, मैं तो उनके रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स है ना, खुर्रम दस्तगीर साहब वो तो ऑन एयर कह चुके हैं कि हम तो इसलिए आए थे कि अगर ये ना हुकूमत पलटी जाती तो फिर एक तैनाती होती, ये सब अंदर होते वगैरह वगैरह, तो वो उसमें कहीं उन्होंने तो ये जिक्र नहीं किया था कि वो रियासत बचा रहे। तो वो तैनाती को भी तो वो पस मंजर यही है ना, वो तो यही समझते हैं कि अगर वो
तैनाती भी उस तरह की हो जाती तो शायद रियासत को नुकसान वो कॉन्टेक्स्ट अपना साथ दे रहे हैं कि हम सब अंदर होते हैं, फिर जेलों में होते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो तैनाती मुल्क के मुफाद में होती। लेकिन बहरहाल चौधरी साहब, आपके नज़दीक ये आप कह सकते हैं कि जो किसी भी तरह की लोगों का एक रिएक्शन था जो कि पिछली हुकूमत के हिस्से में आना था, जो गालियां उस हुकूमत ने खानी थी, वो इन लोगों ने खुद जानबूझकर अपने गले में डाल ली और बिला वजह ये एक गलत फैसले ने उनको सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाया। अगरचे वैसे काफ़ी फ़ायदे हुए हैं, केसेस वगैरह ख़त्म हुए हैं, काफ़ी चीज़ें उनके लिए आसानियां भी हो गई, लेकिन अगर अवाम की प्यार मोहब्बत या उसकी बात की जाए, मकबूलियत की, तो उसमें घाटे का सौदा था ये। देखिए समीना, ये जो हुकूमत आई पीडीएम की, इसका आप आज इनसे पूछें कि आप क्या नारा लेके जाएंगे, क्या खिदमत की है आपने इन 16 महीनों में, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये हुकूमत में रहे सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाने पे, अपने ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ थीं वो उन्होंने माफ़ करवाई हैं, अपने ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस माफ़ कराए हैं, अरबों रुपए के जो केसेस हैं वो विड्रॉ हो गए हैं। उसके साथ साथ सियासी मुखालफीन पे बदतरीन किस्म का जो एक मुखासमत का और उनको जेलों में डालना, उसके ख़िलाफ़ अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल करना, लॉ इन्फोर्समेंट को उनकी चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करना और उनकी फैमिलीज़ तक को जो है ना बख्शना, ये भी इस हुकूमत ने अपने सर पे, अपने माथे पे ये दाग लगाए हैं। ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिसने सियासी मुखालफीन की फैमिलीज़ को तक नहीं बख्शा है, और आज ये 16 महीने बाद जा रहे हैं तो पाकिस्तान को किस हालात में छोड़ के जा रहे हैं। ना पाकिस्तान की जमहूरियत महफूज रही है, ना ये पिल्ड एक्ट कह रहा है आज कि पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो आज दो चार है ख़तरे से। पाकिस्तान में आइन और कानून नहीं रहा है, पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं छोड़ के गए हैं, और उन्होंने सिर्फ अपनी जो है ज़ात और सेल्फिश लेजिस्लेशन की और पाकिस्तान की अवाम को जो है किसी किस्म का रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। और पाकिस्तान में जो एक रही सही कसर थी, जिसे कोई शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान सुन लें, इनके मज़ीद जो नुसरत जावेद साहब का तबसरा आप सुन लें, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनका आप तबसरा सुन लें। मुस्तफा नवाज कोकर साहब हों, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, लतीफ़ कोसा साहब हों, एतजाज हसन, एक लंबी लिस्ट है जो इनके अपने लोग थे और वो उनकी चीखें निकल गई। नदीम अफजल चंद साहब 85 के बाद वो ये कह रहे हैं कि वर्स्ट असेंबली थी। That's true. और आपने एक और आपने बड़ी रेलेवेंट बात की चौधरी साहब, जो डेमोक्रेसी की आपने बात की, आप उठा लें आपको शदीद मायूसी होगी। यस, और जो चौधरी साहब ने इमरान साहब डेमोक्रेसी की बात की, तो उसमें मैं ऐड कर दूं कि जो वर्ल्ड रैंकिंग में भी आप देखें ना, जो हाइब्रिड रिजीम जहां पर जिन ममालिक में है, आपको पता है पाकिस्तान में उसका पहला नंबर है, यानी लोएस्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर जिस मुल्क में है दुनिया के ममालिक में, वो पाकिस्तान है। तो इस तरह की हमारी इस वक्त डेमोक्रेसी की हालत है कि लोएस्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ये उसकी, ये मैं वर्ल्ड रैंकिंग की बात कर रही हूँ। लेकिन ये तो फिर इमरान साहब हुकूमत ख़त्म हो रही है, आगे क्या है? समीना देखिए, बात सीधी सी हुकूमत ख़त्म हो गई है, लेकिन बात ये है कि ये असम्बली बिल्कुल जो चौधरी साहब ने कहा, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, जो मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, जो भी इन लोगों ने बातें की, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन वो सिर्फ इन 16 माह पे फिक्स नहीं होती। ये असम्बली 5 साल ही अल्लाह माशाल्लाह इसकी कारकर्दगी ऐसे रही है। बड़ी माजत के साथ जो सब कह रहे थे पहली दफ़ा तारीख में हुआ कि फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया गया, यहाँ कब नहीं फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया। 90s में बेनज़ीर और मुस्लिम पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग का मामला था, उस वक्त फैमिलीज़ को नहीं था किया गया। जिसके बाद पीटीआई की हुकूमत में क्या फैमिलीज को नहीं था किया गया। ये सब इसी तरह से असल ये है कि ये जो भी मेरी मुराद ये है कि उस वक्त वर्कर्स की फैमिलीज को नहीं उठाया गया, खवातीन को इस तरह से हरासा नहीं किया गया, चादर चारदीवारी का जो है वो पामाल नहीं किया गया। बाकी बात आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि यहाँ अलमी है ये हमारे यहाँ कि यहाँ पे चादर चार दीवारी जो है ना, हुकूमती जो अशराफी है वो ये समझती है कि उनकी चादर चार दीवारी है। गरीब के घर तो 76 साल होने को हैं, वहाँ जाके देख लें, पुलिस उसी तरह से छापे मारती है, दरवाजे भी तोड़ती है, उनको ठुड्डे भी मारती है, वहाँ किसी को चादर चार दीवारी का ख्याल नहीं आता।
मामला सिर्फ इतना है कि ये जो है मायूस कुन कारकर्दगी, तो कोई दूसरी राय है नहीं। मुझे अब ये बता दें, इन 5 सालों में पूरे 5 साल का आप जायज़ा लें कि किसने कानून साजी पे किया काम, किसने इस पे मुल्क के लिए सोचा, किसने गरीब के लिए सोचा। आप 5 साल पहले चले जाएं, आपके डॉलर की कीमत क्या थी, आज क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर सबसे बढ़ के ये कि आज आखिरी दिन शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को तकरीर करने का ख्याल आ गया। इतनी ही गंदी असम्बली थी तो उन्होंने छोड़ी क्यों नहीं? उन्हें चाहिए था वो भी रिज़ाइन करके छोड़ देते। वज़ीर आज़म बनने के जब नाम डिस्कस होते हैं उस वक्त तो सारे ये बड़े खुश होते हैं, लेकिन जिस वक्त इनका मामला इस तरह से होता है फिर इन्हें जमहूरियत याद आ जाती है। इन सारी ये सियासतदान, बड़ी माज़रत के साथ, इन हमारे इन सियासतदानों की इन करतूतों की वजह से, जो आप कहते हैं ना वर्ल्ड रैंकिंग में हम आखिरी नंबर पे हैं या पहले नंबर पे, पहले उसकी वजह ये, हाँ, वो इसी वजह से है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं सियासत के, बाकी सब चीज़ों पे। ऑल राइट, चले जी, ये तो एक हमने ले लिया है कि जी क्या रहा, क्या परफॉर्मेंस रही इस असेंबली की। एक ब्रेक लेते, ब्रेक से वापस आकर कुछ बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी, और निगरान अभी तक अटके हुए मामला किधर फंसा हुआ है, बात होती है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और निगरान वज़ीर आज़म के लिए एक और नाम फ्लोट हो चुका है और वो सादिक संजरानी साहब का है। अगरचे एक मुलाकात अभी तक हो चुकी है शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज के दरमियान, लेकिन कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। मज़ीद भी मुलाकातें और मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कुर्रा फाल किसके नाम निकलने का इम्कान है? इमरान साहब से पूछते हैं। इमरान साहब, सादिक संजरानी साहब का नाम, जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम काफ़ी सरगर्म रहा, फिर और भी एक दो नाम, इसहाक डार साहब का नाम तो चलिए थोड़ा पीछे चला गया, लेकिन ये दो नाम काफ़ी इस वक्त लाइमलाइट में। आपको अब क्या लग रहा है? समीना, देखिए आम तौर पे इन हालात में ऐसा होता है कि जो नाम ज़्यादा ज़ेर बहस हो वो बाद में ड्रॉप ही होता है, उस पर नहीं होता। लेकिन सादिक संजरानी साहब की जहाँ तक बात है, तो जिस तरह से इनका नाम आया है सामने, तो उसके बाद ये इस वक्त इन का जो मामला है काफ़ी ये हॉट फेवरेट आप कह सकती हैं कि इस वक्त हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जरदारी साहब जो हैं वो इन्हें अपना बंदा कहते हैं, कुछ ताकतवर हलके जो हैं उनकी भी इन्हें सपोर्ट है, उन्हीं की वजह से ये चेयरमैन सेनेट भी बने थे। इवन जो पीटीआई के लोग हैं वो भी, इनको याद है आपको कि पहले भी सपोर्ट कर चुके हैं, वो भी, हत्ता कि परवेज़ खटक साहब ने भी आज कहा है कि ये मौजू तरीन है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो है सादिक संजरानी साहब, इनका जो है ना कुर्रा निकल सकता है। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है जो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए हैं, जो वज़ीर आज़म के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उनका ख्याल ये है कि जो असल नाम है वो अभी तक भी नहीं आया, मंजर पे नहीं आया। ओके, लेकिन उसमें यह है कि आज वो कहते हैं कि जी राजा रियाज साहब की और वज़ीर आज़म की जब मुलाकात हुई है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, तो उसमें जो नाम डिस्कस हुए हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि कल इस पे फाइनल करेंगे, और वो नाम जो असल नाम जिस पे तकरीबन चीज़ें तय हो चुकी हैं वो राजा रियाज साहब से अभी डिस्कस नहीं हुआ, वो उन्हें कल बताया जाएगा। लेकिन अब देखें कि ये मामला जो है किस तरफ जाता है। क्यों जज साहब, आपका ज्ञान क्या कहता है? हफीज़ शेख साहब का नाम मैं लेना भूल गई, वो भी नाम अभी आउट नहीं है बिल्कुल, लेकिन सादिक संजरानी साहब का नाम जो है वो काफ़ी लग रहा था कि शद्दोमद से सामने आया है, तो उनकी तरफ ना कुर्रा फाल चला जाए। तो वैसे एक आपसे इसमें इजाफी सवाल मैं कर लूं कि चेयरमैन सेनेट रहते हुए अगर वो निगरान वज़ीर आज़म बनते हैं तो क्या वो चेयरमैन सेनेट भी बरकरार रहेंगे साथ साथ? नहीं, चेयरमैन सेनेट से तो शायद उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट दोनों की जो स्लॉट्स वो नहीं रख सकते हैं अपने पास आईनी और कानूनी तौर पे, तो उनको एक ओहदा जो है वो रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया ना कानूनी। अभी देखिए बहुत सारे नाम जो अभी आप भी ले रहे हैं, ये इस वक्त बहुत सीक्रेसी रखी गई है। इवन जो सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, उनको भी ये मालूम नहीं है कि कौन सा नाम आ रहा है। कल का इंतज़ार दिया है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कि कल वो इसको फाइनल करेंगे। तो अब मेरा ख्याल में ये सीक्रेसी की वजह क्या नजर आती है चौधरी साहब? वैसे आमतौर पर तो हम देखते थे ऐसे नाम आते हैं, 3 इधर से आए जी ये नाम आए, 3 इधर से आए जी ये नाम आए, तीनों रिजेक्ट हो गए, तीनों एक्सेप्ट हो गए, जो भी होता था।
तो ओपनली हो रहा होता था। ये इतनी सीक्रेसी की इस दफा वजह क्या नजर आ रही है? कोई आके लबकुशाई फरमाना ही नहीं पसंद कर रहा। उसकी वजह ये है ना कि ये जो निगरान पीरियड है, ये एंटिसिपेट भी किया जा रहा है कि ये शायद वो 90 दिनों का निगरान नहीं होगा। ये निगरान आएंगे तो वो महीनों तक एक्सपेंड करेंगे, तो वो पाकिस्तान उसकी वजह से इम्पोर्टेंस तो है निगरान की ज्यादा, लेकिन उसमें सीक्रेसी की वजह फिर भी समझ नहीं आती। ठीक है, उसमें वो ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ उसकी वजह यही है ना कि रहना है सामने जो है डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना चाह रहा कि स्पेकुलेशंस जो हैं, स्पेकुलेशंस शुरू हो जाएंगी ना। स्पेकुलेशन से बचने के लिए ये रखा जा रहा है। और दूसरा, कुछ खिचड़ी साजिशें, महलाती साजिशें होती रहती हैं, वो पाया तकमील तक नहीं पहुंची। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि सियासतदानों को लाया जाए, कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि नहीं वो बंदा लाया जाए जो IMF से डील कर सके, इकॉनमी को जो है वो मसाइल जो दरपेश हैं सख्त फैसले कर सकें। और एक जो यहाँ पे बात हो रही है वो ये है कि नून लीग जो है वो इसलिए भी बंदा लगाना चाह रहे हैं अपना कि आने वाले दिनों में उनको उम्मीद है कि मिडल ईस्ट से कोई ऐसी उनको बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी जिस इकॉनमी को जो है वो सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम्स को। तो वो ये क्रेडिट भी किसी और को नहीं देना चाहते, तो वो ये क्रेडिट अपने पास रखना चाहते हैं कि उनका आदमी हो। तो वो ये कहें कि जब इकॉनमी इतनी दगरगू, हालांकि निगरान सेटअप के लिए एक बेसिक शर्त ये है कि वो किसी का भी आदमी ना हो, वो एक बिल्कुल ठीक है, ओके एक गैर जानिबदार होना चाहिए बंदा, लेकिन ऐसा में होता नजर नहीं आ रहा। आजकल इश्तिहार बड़े हैं हमारे पास चौधरी साहब, तो वक्त बड़ा कम है, मैं इसलिए ज़रा तेज चलना चाह रही हूँ। अच्छा जी, रिव्यू जो पिटिशन थी उसके ऊपर जो मामला था सारा वो सब गंगा बह रही है ऐसी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट जो है उसके ऊपर आ गया है उस फैसला, तो इमरान साहब वो कलअदम करार दे दिया गया है। बहुत सारे लोग इस पर बड़ी बात कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो ख़त्म नहीं हो सकेगी, और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी बयान कर रहे हैं कि उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके पहले ही नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल मुतय्यन कर दी गई है। स्मिना, पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ा एतराज़ है, जब पहले नहीं मिलते थे तो उस वक्त तो कभी नहीं आपने कहा कि आए हाय अब तो इश्तिहार ही नहीं आ रहे। मैं तो खुश हो रही हूं। नहीं देखिए ना, हम आपके सामने 55 मिनट का कंटेंट करते रहे हैं, तो आज अगर अल्लाह का शुक्र है आ ही गए हैं तो आप नहीं, मैं तो सर खुशी के मारे फूले नहीं समारी, इसलिए तो मैंने कहा है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आपने ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर बिल, तो इसमें ये देखिए कि ये होना ही था, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है उसका अगर मामला देखा जाए तो उनके लिए इसमें बेहतरी है। वो बेहतरी किस तरह से देखें, इसकी टाइमिंग देखें। अगर यही पहले हो जाता तो शायद इसकी टाइमिंग उनको उस तरह से सूट ना करते। आने वाले चीफ जस्टिस को ज़्यादा फायदा है जाने वाले चीफ जस्टिस से। देखिए मैं समझता हूँ स्ट्रेंथन हो गए ना वो तो। मेरी बात समझे, मैं समझता हूँ कि आने वाले और जाने वाले चीफ जस्टिस जो है ना उनका ज़ाती फ़ायदा होना ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। देखना तो ये चाहिए कि कानून जो है उसकी बालादस्ती से इस मुल्क को फ़ायदा है या नहीं, आवाम को फ़ायदा है कि नहीं। बाकी ये जो ओहदे होते हैं ये आर्जी होते हैं, कोई 10 दिन के लिए आए या 10 साल के लिए आए, उसने जाना ही जाना है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब शख्सियात को देख के उनके फ़ायदे या नुकसान की बात की जाती है तो उससे ही मसाइल पैदा होते हैं। आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं उनको हम अभी से मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो बड़े प्रोफेशनल आदमी हैं। और मैं नहीं समझता कि जो लोग इस बात पे भी शादियाने बजाते हैं कि शायद उनके आने से उनके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, मुझे नहीं लगता। वो कानून पे ही और उसकी बालादस्ती के लिए ही काम करेंगे। चौधरी साहब, आपकी कानूनी राय क्या है? ये एक बेहतर फैसला है? क्योंकि मुझे याद है जब ये बात सारा एक्ट पे कानून साजी हुई थी तो आप इस बात पे तो इत्तेफाक कर रहे थे कि जो तरमीम है वो अच्छी तरमीम है। चीफ जस्टिस की बजाय 3 रुकनी कमेटी सो मोटो ले, बेंच तश्कील दे। इसी तरह रिव्यू पिटिशन जो है उसकी बजाय अगर अपील का हक मिल जाए तो ये भी एक ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर कोई बहुत क्वेश्चन किया जाए। तो ये चीज़ें ऐसी तो नहीं हैं कि जिनके ऊपर मेरा ख्याल है कोई बहुत ज़्यादा इतराज़ करे, तो फिर क्यों इसको कलअदम करार दे दिया गया? देखिए, पाकिस्तान का जो आइन है वो तहरीरी आइन है, और उसी तहरीरी आइन में पार्लियामेंट के ऊपर भी जो कुछ कदगन है वो दूसरे इदारों में मुदाखलत नहीं कर सकते।
ये जो कानून साजी की गई है, इसका जो प्राइमरी आज रीज़न स्ट्राइक डाउन का होने का है वो ये है कि इसका जो तरीक़ेकार जो है वो सही अडॉप्ट नहीं किया गया है और सानवी कानून साजी के ज़रिए आइन को तब्दील किया गया है। जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को हासिल, उसके ख़िलाफ़ रिव्यू ऑफ जजमेंट्स का एक्ट, नाम तो रिव्यू का दिया गया लेकिन प्रैक्टिकली अपील प्रोवाइड कर दी गई। तो जब के आइन में अपील प्रोवाइड नहीं की गई है, इन सब के लिए जो भी तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है वो कानून की नज़र में ठीक नहीं है। उसके लिए जो एक ही तरीक़ेकार है वो है आइन में तरमीम, और वो 2/3 से अक्सरियत से हो सकती है, होनी चाहिए भी। ये तमाम मामला जो हैं इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है और बिल्कुल इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस पर आपने जो नज़र सानी और अपील का फ़र्क ये होता है कि जो रिव्यू जो होता है उसका स्कोप बड़ी लिमिटेड होती है और तकरीबन जो अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाएं तो 98% 99% जो रिव्यूज़ हैं वो खारिज हो जाते हैं। उनको एक शाज़ व नाज़िर कोई रिव्यू होता है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो इसीलिए वही वकील रखा जाता है और वही जजेस रखे जाते हैं। और ये कोई आज की जूरिस्प्रूडेंस नहीं है, ये पाकिस्तान बनने के बाद से आज जो जजमेंट है उसमें 1956 के आइन का भी हिस्टोरिकल एनालिसिस है, 62 के भी और 73 के भी, उस पैराए में इसको देखें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस तरह से 184(3) का रेट्रोस्पेक्टिव आप ये कह रहे हैं कि जो उसके तहत फैसले हुए हैं तो फिर तो पर्सन स्पेसिफिक है। ये बात जो है इस्तदलाल है वह साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। ये मामला किया ही नवाज शरीफ साहब की जो ताहियात नाअहली है उसको दूर करने के लिए पर्सन स्पेसिफिक किया गया। यह अलहदा बात है कि अगर इसको पे अमल दरामद हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट में तो फाइनलिटी नहीं होती किसी मुकदमे की, वो तो फिर चलता रहता। तो ये जो सवाल है। दूसरा आपने एक और जिक्र किया कि 5 साल का, वो ये कह रहे हैं एक दूसरा कानून है जिसमें उन्होंने नाअहली की मुद्दत का 5 साल तक का तयन किया है। मेरी राय में जो नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन है वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत है, उस पर उसका इतलाक होता है या नहीं होता, ये एक सवाल है। ये अपने वक्त पे सवाल बिल्कुल आएगा और इसकी भी तशरीह की ज़रूरत होगी। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब नैब से कॉन्विक्ट हैं और नैब लॉ के अंदर ही 10 साल नायल होता है जो भी उसका कॉन्विक्ट होता है, तो वो जब वापस आएंगे उनको अगर जब तक वो बाइज्जत बरी नहीं होते, उनकी कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं होती अपील कोर्ट इसका मतलब ये मामला इतना क्लियर नहीं है, इसके ऊपर दोबारा अदालत से रुजू करना ही पड़ेगा कि आया उनकी नाअहली ऑटोमेटिकली कोई खत्म हो गई है, होनी है या उससे बहुत सारे सवालात आएंगे और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सवालात हैं। राइट, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इसी से ऐसा बहुत सारे लोग इसको जोड़ रहे थे इस मामले से कि शायद सारे मामलात कानूनी हल हो जाएंगे तो नवाज शरीफ साहब आएंगे। तो क्या अब नवाज शरीफ साहब आएंगे? वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि वो आ जाएंगे अगले महीने और आके कानून को फेस भी करेंगे, तो लेट्स सी। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँ इमरान साहब, इसी तरह से जो चेयरमैन PTI के खिलाफ भी फैसला आया, उसके बाद ये सवाल उठ रहा था कि अगर आपने गोशवारों में चीज़ें डिक्लेयर करने के ऊपर ही डिस्क्वालिफिकेशंस करनी है तो फिर तो कोई भी अरकान असम्बली जो हैं वो मेरा ख्याल है हाल में अगर देखा जाए तो शायद ही कोई जाके ना इलेक्शन लड़ सके। तो फिर सबका ही इस तरह के छोटे मोटे चीज़ें तो निकलती आएंगी कि डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि तोशा खाना से तो सब ने ही चीज़ें ली हैं, ये तो रिकॉर्ड पर है। अब उस सिलसिले में एक बाकायदा पिटिशन भी लाहौर हाई कोर्ट में जारी कर दी गई है और उसके मुताबिक अब बाकी लोग जिन्होंने डिक्लेयर नहीं की चीज़ें तोशा खाना से लेके गोशवारों में, वो भी इसी तरह से जाएंगे। अब उनको नोटिस भी जारी हो गए। तो आपको लग रहा है कि ये एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया अब और एक को बंद करते करते अब सारे ही ना बंद हो जाए? देखिए समीना, सीधी सी बात है, ये पेंडोरा बॉक्स खुलना चाहिए। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि पनामा केस में भी एक को तो आप सज़ा दे दें तो बाकी जितने लोग हैं सैकड़ों उनको कोई पूछे ही ना। उसी तरह से चेयरमैन PTI को एक को आप उसमें रगड़ा दे दें कि जी आपने गोशवारों में जो है ना उसको अपन जाहिर नहीं किया, और दूसरे जो 350-400 लोग हैं उनसे को पूछे भी ना। क्यों जी? अगर आपको इतना ही शौक है अवामी नुमाइंदा बनने का, इतना ही शौक है लीडर बनने का, इतना ही शौक है कौम की रहनुमाई करने का, तो फिर भुगतें भी। फिर आप उसका अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें। आप अपने आप को नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे तो कौम को किस तरह से नीट एंड क्लीन रखेंगे? आप तोशाहाना से चीज़ें ले लेते हैं, लोग आपको तारीफ देते हैं तो वो तारीफ तो उस ओहदे को देते हैं। ठीक है,
तो उसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का जो वाक़या है ना कि वो उन्होंने खलीफा को कहा, तो उन्होंने कहा जी ये तोहफे मुझे मिले हैं। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ आज तुम्हें हटा के कि तुम्हें कौन तोहफा देता है। तो ये जो ओहदे को मिलते हैं वो तोशाखाना में जाने चाहिए, और अगर आप जाएं तोशाखाना से लें तो उसको डिक्लेयर भी करें। और वैसे तो मैं तो इस ज़ाती तौर पे अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं तो इस बात के खिलाफ हूँ, तोशाखाना में आने वाली चीज़ें वैसे ही नीलाम होनी चाहिए। अब तो मेरा ख्याल है ये फैसला कर दिया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसको बाकायदा कह भी दिया है कि इसको इस तरीके से जो है वो नीलामी की तरफ ले जाया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है इसके लिए बाकायदा कानून साजी की ज़रूरत है। चौधरी साहब, ये जो मामला है तोशाखाना के तहाइफ वाला, अब तो ये बाकी लोगों की तरफ भी आएगा, तो आपको क्या लग रहा है, ये होगा कि चेयरमैन पीटीआई की सज़ा ख़त्म होगी या फिर बाकी सबको भी सज़ा होगी? क्योंकि दोनों में से फिर इस मामले पर एक तो आपको रूल सेट करना पड़ेगा ना। देखिए, ये तोशाखाना का जो ट्रायल है या जो फैसला किया गया है, जिस तरीके से किया गया है, जिस तरह से किया गया है, ये मैं नहीं समझता कि किसी भी कोर्ट में ये ठहर सकेगा। इसको अगर 1% भी मेरिट पे देखा गया तो ये केस उड़ जाएगा, और इसमें कोई जो है वो नहीं है। और ये जो तोशाखाना की करप्ट प्रैक्टिसेस का जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है, इससे आप जिसको भी निशाना बनाना हो मकसद होगा, कोई भी सियासतदान जो है इससे नहीं बच सकेगा। एक बाकायदा अब तो फहरिस्त आ गई है, जिन लोगों ने तोशाखाने से तहफ़ ख़रीदे हैं उनकी तफसीलात आई हैं, उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, तो फिर तो ये सब के ऊपर केस बनता है। और लाहौर हाई कोर्ट में जो पटिशन गई है वो भी उसकी बुनियाद भी ये है कि सबको आप करें। बिल्कुल इमरान साहब ने ठीक कहा है कि आप पनामा पे भी एक बंदे को टारगेट कर लें और बाकियों को ना करें, तो ये भी गलत बात है। और इसी तरह तोशाखाना में एक आदमी को टारगेट करके बाकियों को अगर आप छोड़ेंगे तो फिर इससे जो नाइंसाफ़ी का तासर मज़ीद तक़वियत पकड़ेगा, और जो एक निशाना सियासी तौर पे अपने मुखालफिन को बनाने का जो तासुर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं होगा। और आगे भी इससे कोई नेक नामी नहीं हुई है हुकूमत की, ना इदारों की, इलेक्शन कमीशन तो मज़ीद ये कंट्रोवर्शियल होगा सारा। ठीक हो गया चौधरी साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, इस मौके पे वापस आते हैं तो बात ठीक होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। मज़ीद भी कुछ केसेस में चेयरमैन पीटीआई की जो ज़मानतें हैं वो खारिज हो चुकी हैं, तो इससे क्या अंदाज़ा हो रहा है कि अब वो अगर इस केस में उनकी सज़ा को फ़िलहाल मुअत्तल भी कर दिया जाए अपील में जाकर या कुछ भी हो, तो उसके बावजूद भी दैट मीन्स कि वो जेल में दोबारा ही रहेंगे, क्योंकि और मुकदमात में गिरफ्तारी डाली जा सकती है। इसका कितने चांसेस हैं, चौधरी साहब से इस पर भी राय लेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे एक नए आज आने वाले मामले की। मीडिया की जीनत बना, और वो था कि मुबैना बुशरा बीबी साहिबा की जो डायरी है वो कहीं से लीक हुई है, और उसके बाद उसके अंदर क्या इंकशाफात हैं, वो क्या शो करते हैं, डायरी की जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या है, उसके ऊपर भी सवाल होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो है उसको आकर ज़रा डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और चेयरमैन पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा से मंसूब एक डायरी मंजर आम पर आई है, जिसके बारे में दावा ये किया जा रहा है कि ये उनकी डायरी उन्होंने अपने हाथ से लिखी है, जिसमें वो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि जिस तरह से वो पूरा चेयरमैन पीटीआई को कंट्रोल कर रही थी, हर मामले पर उनको हिदायत जारी कर रही थी, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े मामलात तक, मुल्की मामलात और सियासी जमात चलानी कैसे है, सारे स्ट्रैटेजी पॉलिसीज़ हर चीज़ से मुतालिक जैसे वो फुली उनको कंट्रोल कर रही थी। इस बातों के ऊपर तो हम कंटेंट पे तो बात कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है कि ये डायरी क्या वाकई उनकी डायरी है भी या नहीं, क्योंकि जो उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आया, जिसको अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया है, वो यही है कि ये उनकी डायरी नहीं है, ना तो वो कोई डायरी लिखती हैं और ना ये उनकी हैंड राइटिंग है। ना साहब, ये आपके ख्याल से आज मीडिया में इस पर बड़ी बात भी हुई है, तो ये क्या इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई कि ये भी सवाल किया जाए कि भाई पहले ये तो तय कर लें कि ये उनकी डायरी है भी या नहीं, क्योंकि किस चीज़ से पता चला कि ये उनकी डायरी है? मीना, पहली बात तो ये है कि जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसकी सबसे पहले तस्दीक होनी चाहिए कि ये मुबैना तौर पे जो डायरी बुशरा बीबी से मंसूब की जा रही है तो ये क्या है। तो उसका सीधा सा हल है कि उसके राइटिंग एक्सपर्ट के ज़रिए से राइटिंग को चेक कर लिया जाए, फॉरेंसिक उसका टेस्ट हो जाए, पता चल जाए कि उनकी है कि नहीं।
आज मैं सुन रहा था जियो टीवी पे जावेद चौधरी साहब बीपर दे रहे थे, ऑडियो बीपर, और वो बता रहे थे उस बीपर में कि उन्होंने ये डायरी खुद देखी भी है। और उन्होंने जब ये देखी है डायरी, और ये जो क्लेम किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जब पुलिस ने रेड किया था चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने के लिए, तो उस वक्त ये डायरीज में से कुछ सफ़े फाड़ भी दिए थे। तो उस वक्त साबका खातून अव्वल की ये भरपूर कोशिश थी कि ये डायरी किसी तरह भी पुलिस के हवाले ना लगे, लेकिन बहरहाल पुलिस ने वो अपने कब्ज़े में ले ली। अब ये बात तो उसी वक्त साबित होगी जब इसका टेस्ट होगा, या जो एक्सपर्ट, राइटिंग एक्सपर्ट है, उसके ज़रिए से पता होगा। लेकिन अगर मुबैना तौर पे इस डायरी जो है उसको सच मान लिया जाए, उसके मंदरजात को, तो एक तो ये बात है इस डायरी में कि ये वो उस तरह सी डायरी नहीं है जो लोग अपनी डायरी लिखते हैं कि मैं सुबह उठा, मैंने नाश्ता किया, मैं टूथब्रश ये वाला इस्तेमाल किया। ये नोट्स हैं। अब इंसान अगर ये सच है तो समीना सीधी सी बात है कि इंसान की आज़ाद सोच होना एक बहुत बड़ी नेमत है। तो इस मंदरजात को देख के तो ऐसे लगता है कि साबिक वज़ीर आज़म की अपनी कोई सोच ही नहीं थी, और वो अपने मुर्शद के हाथों इस कदर यरगमाल हो चुके थे कि जो उन्होंने खाना होता था, जो पीना होता था, जो उन्होंने फैसले करने होते थे, सब मुर्शद की हिदायत के मुताबिक ही होता था। और ये सारी जो चीज़ें हैं, आप देखें कि किस तरह से उन्हें बताया गया कि आपने रात को सिर्फ 12 बजे दूध पीना है, आपने दोपहर में सिर्फ ये गोश्त खाना है, आपने इतना करना है, फिर अदालत में जाना है तो ये होना है, अगर ये फैसला आए तो आपने इस तरह से लिखने की क्या जरूरत है? एक घर में रहते थे, वैसे भी तो बातचीत कर सकते थे। मामला ये है कि अगर कोई चिल्ला कर रहा हो तो उस चिल्ले तो बात हाँ तो आपको नहीं पता इस बात का? नहीं तो वो हर वक्त चिल्ले तो नहीं बंदा काट रहा होता ना, जब चिल्ला खत्म होगा उस मुराकबे से आप निकल आए तो आप बात कर लेकिन उस चिल्ले या मुराकबे के दौरान अगर कोई मशवरा देना पड़ जाए तो उसका क्या हाल? और लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है, इस पर ज़्यादा गुफ्तगू करने से पहले मैंने तो सच्ची बात है आज सोचा था पहले कि कल जो मेरा कॉलम कल भेजना है वो इस पे लिखूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जितनी देर तक ये ऑथेंटिसिटी इसकी कंफर्म नहीं हो जाती तो उतनी देर तक। और इसमें जो इनकी वकीला है उनकी जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया गया है जॉय साहब, तो मैं आपके सामने वो भी रखती हूँ। वो कहते हैं कि जो हमने उसमें चीज़ें लिखवाई हैं ना, कि कोई हमने गुमशुदगी की ऐसी रिपोर्ट करवाई नहीं कि जी कोई डायरी भी लेके गए हैं पुलिस वाले, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कुछ नकदी उठाई है, कुछ चीज़ें और ली हैं ये वो, लेकिन डायरी का तो कोई जिक्र ही ना कहते। अगर ऐसी कोई डायरी घर से लेके गए होते तो वो भी हम लिखते। तो ये कितना इस पे आपके ख्याल से फोकस होना चाहिए सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर तो ये एविडेंस है तो इसको डायरी को कब्ज़े में लेके तो ये पब्लिक को और मीडिया को रिलीज़ करना, और फिर एक साफ़ी ये कह रहे हैं कि उन्होंने जिद बढ़ाई है, तो इसका मकसद जो है वो तफ्तीश या वो तो नहीं है। उससे तो फिर ये साबित होता है कि ये जानबूझकर जो है ये लीक करवाई गई है। अब इस डायरी के मंदरजात को डिस्कस करने का ना तो इखलाकी जवाज़ है ना ही कानूनी जवाज़ है। यानी इस सारे मामले में जो भी ये बात की गई है इसका क्या जवाज़ क्या बनता है कि ये मीडिया पे लीक की जाए और इस पे डिस्कशन हो। ये तो अगर मुकम्मल मुकदमा है तो ये अदालत में पेश हो, और तफ्तीशी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने इसको रिलीज़ करके तो केस तो ख़राब किया है, क्योंकि ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है कि इस पे तो बात करने का जवाब ही नहीं बनता, ना अखलाकी ना कानूनी, तो फिर बात ही नहीं करते। हम यहीं पे प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं, वक्त हो गया। नाज़रीन इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल ज़रूर रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।